स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस वीडियो में आप लोगों को किरचॉफ के नियम पर दो न्यूमेरिकल समझाने जा रहा हूं। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको किरचॉफ का नियम और उस पर कई न्यूमेरिकल जो है पहले से ही बताए जा चुके हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आज के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर आज दो न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा। और ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में किरचॉफ के दूसरे नियम पर ही न्यूमेरिकल आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि किरचॉफ के पहले नियम पर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं, जहाँ तक 90% हम बात कर सकते हैं, कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, जिसको हम लूप का नियम, पास का नियम या वोल्टता के नियम से जानते हैं, उसी पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन सवालों को समझने से पहले एक बार फिर हम आपको समझाते हैं कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, यानी वहाँ पे चिन्ह परिपाटी हमारी क्या होगी। तो बस दो ही चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है कि जो सेल होता है और जो प्रतिरोध होते हैं, इनमें जब धारा बहती है तो हम चिन्ह परिपाटी किस तरीके से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक प्रतिरोध तार है और इसमें धारा इस तरीके से बह रही है। मान लीजिए कि ये धारा इस प्रतिरोध तार में धारा ऐसे बह रही है। तो अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे, हम मान लेते हैं कि प्रतिरोध R है और धारा इस मालाई है। यदि हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा, आप फिगर को ध्यान से देखें, ये हमारे चलने की दिशा है जिसे हम बनाते हैं अपनी इच्छा से। इसे बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आपको लगाना है तो ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, अपने चलने की दिशा को तय करना होगा। यदि हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा समान है तो प्रतिरोध और धारा को जो गुणनफल होता है वो धनात्मक रहेगा। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक लिया जाएगा। यदि हमारे चलने की दिशा, मान लीजिए कि ये धारा इस मालाई है, प्रतिरोध R है और हम इस तरीके से चलते हैं, यदि हमारे चलने की दिशा और धारा के बहने की दिशा विपरीत है तो फिर ये धारा जिस प्रतिरोध में जाएगी, उस प्रतिरोध और इस धारा का जो गुणनफल होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस में IR रहेगा। आपको ये दो बातें याद रखनी है अगर आप किरचॉफ के दूसरे नियम के न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं। तो साथ में सेल पर भी आते हैं। सेल में जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है और एक धन इलेक्ट्रोड होता है, और धारा जो सेल के भीतर बहती है वो माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ बहती है। यदि हमारे चलने की दिशा सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की है, ये देखिए जो एरो हमने बनाया है ये हमारे चलने की दिशा है। और जैसा कि ये फिगर है, इस पे हम देखते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन पे चलेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमारे चलने की दिशा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ है, या कहें कि माइनस से प्लस की तरफ है, और अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो फिर ऐसे में सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और मान लीजिए कि हमने अपने चलने की दिशा ऐसे बनाई कि हम सेल के प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ये प्लस इलेक्ट्रोड है और ये माइनस, और हम ऐसे चलते हैं यानी प्लस से माइनस की तरफ। तो ऐसी दशा में इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो निगेटिव लिया जाता है। बस आपको ये चार बातें याद रखनी है। अगर आप ये चार बातें याद रखेंगे तो फिर किरचॉफ के दूसरे नियम पर जितने भी न्यूमेरिकल लगते हैं वो बहुत ही आसानी से और सही हल किए जा सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अब जैसा कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2016 में ही नहीं बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है तो सबसे पहले हम ये पूरा फिगर एक बार देख लें अच्छी तरीके से। इसमें दो लूप तैयार होते हैं, एक बंद पास ये है और एक जो दूसरा बंद पास है वो ये है, ADCA एक बंद पास ये है और दूसरा ABCA दूसरा बंद पास ये है। सभी प्रतिरोधों को आप देख लीजिए, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, और इसमें जो बंद पास ACDA है
इसमें जो सेल लगा हुआ है वो 1 वोल्ट का है, उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है। और जो दूसरा बंद पास है ABCA, इसमें जो सेल लगा हुआ है वो 2 वोल्ट का है। आपको बस इतना याद रखना होगा कि यदि सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं तो इन सेलों से जो निकलने वाली धाराएं होती है वो अलग अलग रहेंगी। ये 1 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का है, तो हमें इन सेलों से अलग अलग धाराएं निकालनी होंगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। और अब सबसे पहले हम जो सेल 1 वोल्ट का है, इसमें ये वाला माइनस इलेक्ट्रोड है और ये इसका प्लस इलेक्ट्रोड है। जैसा आपको मालूम है कि जो सेल में धारा बहती है वो माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ बहती है, तो इसमें धारा इस तरीके से निकलेगी माइनस से प्लस की तरफ। और चूँकि ये पहला सेल है इसलिए हम यहाँ से निकलने वाली धारा को I1 मानते हैं। ये मान लिया कि यहाँ से I1 धारा निकलेगी। ये I1 धारा निकल करके 2 ओम में जाएगी। इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रही है। तो 1 वोल्ट की सेल से I1 धारा निकलेगी और आएगी 2 ओम में। 2 ओम में ये इंटर करेगी और यहाँ पे इस तरीके से I1 धारा आएगी बिंदु C पर। इसी तरीके से जो दूसरा सेल 2 वोल्ट का है, यहाँ से दूसरी धारा निकलेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि माना 2 वोल्ट की सेल से जो धारा निकलती है वो I2 निकलती है। हमने यहाँ पे I2 धारा को मान लिया और ये I2 धारा इस तरीके से घूमते हुए आएगी और 3 ओम के प्रतिरोध में I2 धारा बहेगी और फिर यहाँ पे I2 धारा इस तरीके से आएगी। तो अब हमने देखा कि इधर से I1 धारा आती है बिंदु C पर और इधर से I2 धारा आती है बिंदु C पर। तो बिंदु C पर दोनों धाराएं मिल जाएंगी। इधर से I1 धारा आएगी और इधर से I2 धारा आएगी। ये दोनों धाराएं मिलेंगी और उसके बाद दोनों धाराएं मिलकर ये वाला जो तार है इसमें बहना शुरू करेंगी। AC परिपथ जो इसमें लगा हुआ है, इधर से I2 इधर से I1 आकर के दोनों जुड़ जाएंगी धाराएं और तब 4 ओम में I1 प्लस I2 धारा यहाँ पे बहना शुरू होगी और ये धारा इस तरीके से जाकर के बिंदु A पर फिर I1 प्लस I2 इधर I1 आ जाएगी और उधर I2 चली जाएगी। इस तरीके से इनका रोटेशन होता रहेगा। तो हमारे पास 2 पास हैं और दोनों ही पास में ये जो रूल हमने यहाँ पे बताए थे इन्हीं बातों को हम याद रखेंगे और बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। सबसे पहले हम बंद पास ADCA लेते हैं, तो इसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बंद पास A के बाद D लेना है, इसके बाद फिर बिंदु C और फिर जब A पर हम आ जाएंगे तो ये पास जो है बंद हो जाएगा। इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। अभी हमने केवल यहाँ पे धारा के जो बहने की दिशा केवल वो बनाई है, अभी हमने अपने चलने की दिशा नहीं बनाई है। तो इन सवालों को लगाने के लिए केवल धारा की दिशा से ही हमारा काम नहीं चलेगा, हम अपने भी चलने की दिशा बनाएंगे। और हम अपने चलने की दिशा किसी भी तरीके से बना सकते हैं। क्लॉकवाइज हम चलना चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं। हम कोशिश ये करें ऐसे चलें कि जिधर जैसे जैसे धारा बहती है उसी दिशा में चलने का प्रयास करें। तो इस बंद पास में जो धारा बहती है वो इस तरीके से बह रही है, ये बहने की दिशा है। तो हम अपने चलने की दिशा को बनाएंगे इस तरीके से। 2-3 हम सिंबल ऐसे बना लेंगे प्रतिरोध के पास और जो सेल होगा उसके पास। इस तरीके से हम अपने चलने की दिशा को बनाएंगे। तो ये हमारे चलने की दिशा है। एरो से आप दे सकते हैं हम ऐसे चल रहे हैं। और अब आप अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा से मिलान करते चले जाइए और उसी तरीके से चिन्हों का आप इस्तेमाल करिए। हम आपको एक बार फिर से बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बंद पास ADCA है इसमें कितने प्रतिरोध तार हैं। तो ADCA में केवल 2 प्रतिरोध तार हैं, एक 2 ओम का और दूसरा 4 ओम का है। तो 2 ओम में कितनी धारा जाती है, I1 जाती है और 4 ओम में I1 प्लस I2 जाती है। इसको अच्छी तरीके से हम देख लेंगे। तो 2 ओम में धारा कितनी जाती है, I1, यानी इस धारा इस प्रतिरोध का हमें गुणा करना है। तो हमने
2 ओम का I1 से गुणा कर लिया तो बन गया जाके 2I1। अब यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, चूँकि हमने ये देखा कि जो I1 की दिशा है और हमारे चलने की दिशा दोनों समान है, इसलिए इस धारा इस प्रतिरोध का गुणा कैसा रहेगा, धनात्मक। हमने इसको धन चिन्ह के साथ में यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, 4 ओम में I1 प्लस I2 जाती है और हम ये देखते हैं कि हमारे चलने की दिशा और I1 प्लस I2 की जो बहने की दिशा है वो दोनों ही बिल्कुल समान है, इसलिए इस प्रतिरोध इस धारा का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। और प्लस में 4I1 प्लस में I2 हमने कर लिया। अब इधर कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो जो बायां पक्ष होता है उसमें हम धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग करते हैं, और जो दाहिना पक्ष होता है इधर हम सेलों के जो विद्युत वाहक बल होते हैं उनका बीजगणितीय योग करते हैं। तो इस बंद पास में केवल एक सेल है, वो भी 1 वोल्ट का, और चूंकि हम माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं, इसलिए इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो धनात्मक लिया जाएगा। एक ही सेल है, वो भी 1 वोल्ट का, तो हमने प्लस का 1 यहाँ पे लिख लिया। धनात्मक लिया जाएगा क्योंकि हम माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं। अब ये ब्रैकेट हम खोलते हैं तो 2I1 प्लस का निशान 4 का I1 में गुणा होगा 4I1, और प्लस में क्या बनेगा 4I2 बराबर आ जाएगा 1। इसके बाद I1 और I1 को हम जोड़ लेते हैं तो 2I1 और 4I1 बन जाएगा 6I1, और आगे रहेगा 4I2 बराबर कितना आ जाएगा 1। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरे बंद पास में। इस बंद पास में हमने देखा कि जो धारा है वो इस तरीके से बह रही है, तो हम जैसे धारा रोटेट कर रही है हम उसी दिशा में अपने चलने की दिशा बना ले। तो ये हमने अपने चलने की दिशा इस तरीके से बनाई, ये हमारे चलने की दिशा रहेगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने चलने की दिशा को कैसे बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं कि क्लॉकवाइज बनाते हैं, और हम चाहें दोनों बंद पास में अपने चलने की दिशा अलग अलग बना सकते हैं। इसमें क्लॉकवाइज कर सकते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। फिलहाल हमने अपने चलने की दिशा को ऐसे बनाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंद पास जो ABCA है इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम हमको लगाना है। तो लिखेंगे बंद पास ABCA में किरचॉफ के दूसरे नियम से। ध्यान से आप देख लीजिए कि इस बंद पास में कितने प्रतिरोध हैं, एक 3 ओम का है और दूसरा जो प्रतिरोध है वो 4 ओम का। 4 ओम का दोनों ही बंद पास में रहेगा, ये कॉमन प्रतिरोध है, इधर भी रहेगा और उधर भी रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि इस बंद पास में हम 4 ओम को ले चुके हैं तो अब जब दूसरे वाले बंद पास में हम किरचॉफ के नियम का यूज करेंगे तो वहाँ पे 4 ओम को नहीं लेना है, दूसरे बंद पास के लिए भी 4 ओम रहेगा। तो हमने देखा 3 ओम 4 ओम और केवल एक सेल 2 वोल्ट का है। तो अब ध्यान से हम ये देखें कि हमारे चलने की दिशा जो धारा I2 है क्या वो समान है। तो हमने देखा कि हमारे चलने की दिशा, ये एरो का निशान ये हमारे चलने की दिशा शो कर रहा है, हमारे चलने की दिशा और धारा I2 की दिशा कैसी है, समान। इसलिए इस धारा इस प्रतिरोध का गुणा धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे 3I2 हमने लिखा प्लस का। अब यहाँ पर आते 4 ओम में। 4 ओम में धारा कितनी जाती है, I1 प्लस I2। ये हमारे चलने की दिशा है, ये इस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ। तो हमारे चलने की दिशा धारा I2 दिशा कैसी है, बिल्कुल समान है, एक ही दिशा है। तो एक ही दिशा होने की वजह से, समान दिशा होने की वजह से इस धारा इस प्रतिरोध का गुणा धनात्मक हो जाएगा, और 4I1 प्लस में I2 बराबर का निशान। इसके बाद हम सेल पर आते हैं, क्योंकि बाएं पक्ष में धारा प्रतिरोध के गुणनफल को लिखेंगे और दाहिने पक्ष में हम सेल के बीजगणितीय योग लिखेंगे। तो चूंकि इस बंद पास में एक ही सेल है 2 वोल्ट का, और हम चूंकि माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ये एरो की दिशा आप देखिए, हमारे चलने की जो दिशा है वो माइनस से प्लस की तरफ है, इसलिए इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो धनात्मक नोट करेंगे प्लस का 2। एक बार फिर ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं तो 3I2 यहाँ बना रहेगा, 4 का I1 में गुणा करेंगे 4I1, और 4 का I2 में गुणा करेंगे 4I2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
I2 और I2 दोनों को जोड़ लेते हैं और I1 को हम सबसे आगे लिखते हैं। तो 4I1 प्लस में 3I2, 4I2 बन जाएगा 7I2 बराबर क्या रहेगा 2। समीकरण नंबर ये 2 हमने मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम I1 I2 के मान निकाल सकते हैं। जैसा कि सवाल में पूछ रहा था कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, प्रत्येक शाखा मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को हल कर लेते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6, 7, 8 में समीकरणों को हल करना सीखे होंगे। तो 2I1 प्लस में क्या है, नहीं, जो समीकरण नंबर 1 है वो 6I1 प्लस में 4I2 इक्वल टू 1 है और इसमें 4I1 7I2 इक्वल टू 2 है। सबसे पहले हम I1 का मान निकालते हैं। तो I2 को हम यहाँ पे काट लें। हम देख रहे हैं समीकरण 1 में जो I2 है, I2 का गुणांक 4 है और यहाँ पे कितना है 7 है। तो I2 के गुणांक बराबर करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम 7 से गुणा कर लें तो 28 हो जाएगा और यहाँ से 4 से गुणा करेंगे 28 हो जाएगा और गुणांक बराबर हो जाएंगे, उत्तर भी आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा करना है 7 से तथा समीकरण जो 2 है इसमें गुणा कर देते हैं 4 से और इनको हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में ये देखिए आपके सामने लिखा है, जब 4 से गुणा करेंगे तो तीनों पदों में 4 से गुणा करेंगे। सबसे पहले 6I1 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 बन जाएगा, यानी 24I1। इसी तरीके से नहीं, समीकरण 1 में हम 7 का गुणा कर रहे हैं तो 7 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 42 बन जाएगा, 42I1 आ जाएगा। फिर 7 में का गुणा जब 4I2 में करेंगे तो 7 चौको 28 बनेगा, तो 28I2 बन जाएगा। इसके बाद 7 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 7 इक्के 7 बनेगा। इसी तरीके से समीकरण 2 में हमें 4 का गुणा करना है। तो सबसे पहले जो पद है हमारे पास 4I1 है, जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16I1 बनेगा और जब 7 में 4 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 28I2 बनेगा और जब 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 बन जाएगा। और इनको अब हल कर लेते हैं, इनके निशान बदल लेते, घटाने पर लिखेंगे यहाँ पे हम, तो इनके निशान बदल जाएंगे और 28I2 प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब 42I1 में 16I1 घटा लीजिए, 12 में 6 कम करोगे 6 बचेगा, 3 में 1 कम करोगे बचेगा 2 और I1 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 में जब 8 घटाओगे तो -1 बचेगा और इस तरीके से I1 बराबर आ जाएगा -1/26। तो जो I1 की वैल्यू है वो -1/26 आ जाती है। और इसके बाद हम I2 का भी मान निकालें, -1/26 एम्पियर लिख लेते हैं। और ये I1 का मान हम जो भी हमें समीकरण सरल लगता है, चाहे 1 या 2, उसमें रख लेते हैं। तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ, या समीकरण 1 में रख लेते हैं, उसमें कुछ छोटी संख्याएं लग रही हैं। तो लिखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे जहाँ पे I1 लिखा है। तो 6I1, तो इस I1 की जगह हम क्या रखेंगे, -1/26, तो 6 × -1/26 बन जाएगा, प्लस का निशान। अगला पद जो है वो 4I2 है, तो यहाँ पे हम 4I2 लिखेंगे बराबर, अगला पद क्या है, अगला पद 1 है, बराबर 1 कर लिया। चाहे तो इसको हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, 2 से काट लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 13, तो माइनस में 3/13 बन गया, प्लस का निशान 4I2 और बराबर 1। तो ये -3/13 को हम पक्षांतर करेंगे, जाएगा 1 में जुड़ जाएगा, तो 4I2 बराबर 1 धन 3/13 आ जाएगा। हल करेंगे, 13 1 के 13 और प्लस 3 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो इस तरीके से 4I2 बराबर आ जाएगा 16 और बटे में 13। चाहे तो यहाँ पे इसको हम काट भी सकते हैं और 4 1 के 4, 4 चौको 16 कर लेंगे
तो इस तरीके से I2 बराबर 4 बटे कितना आ जाएगा, 13 आ गया। I1 I2 के मान हमें पता चल गया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा की गणना करो, तो सभी प्रतिरोधों में कितनी धारा बह रही है हमें बताना है। 2 ओम में धारा कितनी जा रही थी, I1, 2 ओम में I1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम में धारा। तो 2 ओम में चूंकि धारा I1 जा रही है और I1 का मान हमने निकाला -1/26, तो यहाँ पे लिख लेंगे -1/26 एम्पियर। इसके बाद जो दूसरा प्रतिरोध है वो 3 ओम, 3 ओम में धारा कितनी जा रही है, I2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ओम में धारा बराबर I2, और I2 का जो मान है वो 4/13 है, यहाँ पे हमने 4/13 एम्पियर लिख ली। इसके बाद जो तीसरा प्रतिरोध है वो 4 ओम का है। 4 ओम में कितनी धारा जा रही है, I1 + I2। सबसे ज़्यादा हमको यहीं पे सावधान रहना है। 4 ओम में जो धारा जाती है वो I1 + I2 जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम में धारा बराबर कितनी है, I1 + I2। I1 का मान कितना निकला है, -1/26, तो -1/26 हमने लिखा। प्लस में I2 मान कितना निकला है, 4/13, तो 4/13 यहाँ पे लिखेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 26 एलसीएम हो जाएगा, और 26 से 26 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा -1, 13 से 26 में भाग करेंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 का 4 में गुणा करोगे 8 आ जाएगा। 8 में घटा लेंगे तो 7/26 एम्पियर। तो तीनों शाखाओं में जो धारा बहती है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। तो ये सवाल जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने और लिया है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक और हमारे पास सवाल है जिसमें कि 2 बंद पास हैं। क्वेश्चन में कह रहा संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का, जितने भी प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा हमको निकालनी है। तो 2010 में पूछा गया, समझते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि कितने प्रतिरोध तार हैं। 4 ओम, 2 ओम, 5 ओम। सेल कितने हैं, एक 3 वोल्ट का और दूसरा है 1 वोल्ट का। तो सबसे पहले हम इन बंद इसके नाम रख लेते हैं, A, B, C, D, और इधर इसका नाम E रखते हैं और इधर इसका नाम F रख लेते हैं। पहले हम यही काम करेंगे, इसके नाम रखेंगे। ये सेल का ऋण इलेक्ट्रोड है और ये इसका धन इलेक्ट्रोड है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। जो छोटी वाली प्लेट होती है वो ऋण इलेक्ट्रोड मानी जाती है और जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो धन इलेक्ट्रोड मानी जाती है। और धारा जो बहती है वो माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ बहती है। उसी तरीके से यहाँ पे ये माइनस इलेक्ट्रोड, ये प्लस इलेक्ट्रोड, जो धारा बहेगी वो माइनस से प्लस की ओर बहेगी। अब चूंकि दोनों सेलों के जो विद्युत वाहक बल हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए दोनों से अलग अलग धारा बहेगी। अब ये मान लीजिए हमने पहला सेल माना, तो ये मान लेते हैं कि इस सेल से जो धारा निकलती है वो I1 निकलती है, हमने I1 मान लिया। ये धारा I1 निकलते हुए कहाँ जाएगी, 4 ओम में जाएगी। तो 4 ओम में जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I1, और ये I1 धारा आ करके बिंदु D पर यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से जो 1 वोल्ट का सेल है, इससे मान लेते हैं कि जो धारा निकलती है वो I2 निकलती है। I2 धारा घूम करके यहाँ पे आएगी, 2 ओम में कितनी जाएगी, I2 धारा जाएगी, और एक बार फिर 2 ओम से आगे आते हुए यहाँ पे I2 धारा बिंदु D पर आ जाएगी। तो अब बिंदु D पर आप ध्यान से देखिए, इधर से I1 धारा आती है और इधर से I2 धारा आ करके ये दोनों धाराएं बिंदु D पर मिल जाती हैं। मिलने का मतलब है कि अब ये दोनों मिल गई तो I1 + I2 हो गई, और फिर इस परिपथ में दोनों धाराएं मिलकर बहेंगी, यानी कि I1 प्लस में I2, ये 5 ओम में आ जाएंगी, और यहाँ पे I1 प्लस में I2। ये जब I1 + I2 धारा ऊपर से आएगी बिंदु C पर, तो फिर ये जो है धारा बिंदु C पर बट जाएंगी। इधर I1 चली जाएगी और इधर I2 चली जाएगी। तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। I1 इस तरीके से अपना सर्कुलेट करेगी और I2 जो है इस तरीके से यहाँ पे बट के ऐसे सर्कुलेट करेगी। तो ये हमें धारा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये समझना होता है।
और आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो ये आपको आसानी से बातें समझ में आ जाती हैं। अब सबसे पहले जो बंद पास ABCDA है, इसमें हम अपने चलने की दिशा बना लेते हैं। ये हमारे चलने की दिशा है। हम अपने चलने की दिशा को इस तरीके से बना रहे हैं। ये हमारे चलने की दिशा है, हमने इसको ऐसे बना दिया। और इसको अब हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बंद पास ABCDA, ए से चलना है, ए पर आ जाना है। ABCD और ABCDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से करना क्या है, बस हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा ये देखना है। सबसे पहले 4 ओम पर आते हैं। 4 ओम में धारा कितनी जाती है? I1। तो हमारे चलने की दिशा धारा I1 की दिशा कैसी है? बिल्कुल एक जैसी है, यानी समान दिशा है। तो इस धारा इस प्रतिरोध का गुणा धनात्मक हो जाएगा और 4I1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं। इसके बाद 5 ओम पर आते हैं। 5 ओम में जो धारा जाती है वो I1 प्लस I2 आती है। I1 प्लस I2 की दिशा और हमारे जो चलने की दिशा है वो कैसी है? बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब है जब धारा की दिशा हमारे चलने की दिशा समान है तो इस धारा इस प्रतिरोध का गुणा धनात्मक ले लेना है। तो बन जाएगा 5I1 प्लस में I2। तो इस बंद पास में 2 ही प्रतिरोध थे, दोनों में हमने धाराओं का गुणा कर लिया, वो धनात्मक रहा। तो LHS में धारा में प्रतिरोध का गुणा करके जोड़ लिया जाता है। और अब RHS पर आते हैं। RHS में हमने क्या करना है कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करना है। तो हम देख रहे हैं कि हम जो हमारे चलने की दिशा है वो माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो धनात्मक होगा, धन का होगा। ब्रैकेट ये खोल देते हैं। तो 4I1 प्लस का निशान 5I1 प्लस में 5I2 बराबर 3 आ जाएगा। 4I1 5I1 दोनों जुड़ जाएंगे, बन जाएगा 9I1 प्लस में 5I2 बराबर कितना आ जाएगा? 3। यह समीकरण 1 है। इसके बाद दूसरे पास पर आते हैं। इसमें हम अपने चलने की दिशा को ऐसे बनाते हैं। ये हमारे चलने की, ये दिशा हमारे चलने की है। इस तरीके से चलते हैं। अपने चलने की दिशा को हमने ऐसे बना लिया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इस बंद पास में कितने प्रतिरोध हैं। एक 2 ओम है और दूसरा 5 ओम है। इसके अलावा एक बस 1 वोल्ट का सेल है। तो लिखेंगे बंद पास, इसका नाम है B, इसका नाम लेंगे CD, EFC में CDEFC इस बंद पास को लेते हैं। C से चले C पर आ गए। तो सबसे पहले हम ये जो 2 ओम है इसमें कितनी धारा जाती है? I2। तो 2 ओम में I2 धारा जाती है, इसलिए इस I2 का 2 में गुणा कर लेते हैं। 2I2। अब ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? चूँकि हमारे चलने की दिशा धारा I2 दिशा कैसी है? समान, इसलिए इनका गुणा धन का रहेगा। तो धन का हमने ले लिया। अब आते हैं जो 5 ओम का प्रतिरोध है, इसमें I1 प्लस I2 धारा आती है। इन दोनों का गुणा कर लो आप, लेकिन ये प्लस रहेगा कि माइनस? चूँकि हमारे चलने की दिशा और धारा I1 प्लस I2 दिशा कैसी? समान, इसलिए इन दोनों का गुणा धन का हो जाएगा। तो 5I1 प्लस I2 ये हमने धन का ले लिया। इधर धारा प्रतिरोध का हमने बीजगणितीय योग कर लिया है। अब RHS में इस बंद पास में जितने भी सेल लगे हैं उनका विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग हम करते हैं। तो चूँकि इस बंद पास में एक ही सेल लगा है इसलिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस केवल आप देखो प्लस होगा कि माइनस। तो चूँकि हम माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं इस तरीके से, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल धन का होगा। ब्रैकेट को यहाँ पे खोल लीजिए आप। 2I2 और 5I1, 5 का I1 में गुणा 5I1, 5 का I2 में गुणा 5I2 बराबर 1। अब
I1 वाले पद को हम आगे लिखेंगे 5I1 और 2I2, 5I2 बन जाएगा 7I2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये I है समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हल करके हम I1 I2 के आंसर निकाल लेंगे। तो हम करते ये है कि I1 का मान निकालना है तो गुणांक I2 को बराबर कर लेते हैं। I2 के गुणांक को, यहाँ पे I2 का गुणांक 5 है, यहाँ पे I2 गुणांक 7 है। तो ऊपर वाले में 7 का गुणा करके आप 35I2 बना लो, यहाँ पे 5 का गुणा करके 35I2 बना लो। दोनों बराबर हो जाएंगे और फिर काट लेंगे दोनों को। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 का गुणा करना है तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे हम। तो समीकरण 1 में जब 7 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले 9 है, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63I1। इसके बाद जो दूसरा पद है वो 5I2 है। जब इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 और I2 बन जाएगा। इसके बाद 3 है, इसमें जब हम 5 का गुणा 7 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 21। और समीकरण 2 में 5 का करना, समीकरण 2 आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें 5 का, तो 5 का गुणा जब 5I1 में करेंगे तो बन जाएगा 25I1 प्लस में 5 का जब 5 में 7 में करेंगे तो बन जाएगा 35I2 और 5 का जब 1 में करेंगे तो 5 के 5 बन जाएगा। और अब इस 35I2 के निशान बदल लेते तो घटाने पर लिखेंगे और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 63 में 25 घटा लेते हैं, 13 में 5 कम करोगे 8 बचेगा और 5 में 2 कम करोगे 3 बचेगा I1 और 21 में जब 5 कम करोगे तो 16 आ जाएगा। इस तरीके से I1 बराबर 16 और बट्टे क्या बन जाएगा 38। काटेंगे तो 2 से 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 19 आ जाएगा। इस तरीके से I1 का जो मान है वो 8/19 एम्पियर आ जाएगा। AMP एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो 8/19 एम्पियर हमको यहाँ पे धारा का मान प्राप्त हो चुका है। अब यही I1 का मान समीकरण हम 2 में रख लेते हैं और यहाँ पे साइड में इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 5I1, तो यहीं पे I1 का मान रख दें तो 5 और इंटू में I1 की जगह क्या रखना है 8/19, तो 8/ हमने 19 यहाँ पे रख लिया और प्लस का निशान। आगे है 7I2, तो 7I2 का मान निकालना है बराबर 1। दोनों का गुणा करेंगे 8 पंचे 40/19 प्लस का निशान 7I2 बराबर 1। अब ये 40/19 को भेज दो 1 के पास, तो ये जब उधर जाएगा घट जाएगा तो 7I2 = 1 - 40/19। 7I2 = इसको हल करते 19 × 19, 19 में 40 घटा लीजिए तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का आ जाएगा 21 और बटे में 19, तो 7 से 21 कट जाएगा 3 आ जाएगा। और इस तरीके से I2 बराबर -3/19 एम्पियर। तो ये I2 मान आ गया। अब जब I1 I2 के मान आ गए हैं तो हम प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को बड़े आराम से बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम 4 ओम को लेते हैं, 4 ओम में धारा कितनी जाती I1, और I1 का मान कितना निकला है 8/19। इसका मतलब ये कि 4 ओम में धारा बराबर रहेगी 8/19 एम्पियर रहेगी। इसके बाद जो दूसरा प्रतिरोध है 2 ओम, 2 ओम में धारा कितनी है I2, और I2 का मान कितना -3/19। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम में धारा बराबर -3/19। धारा निगेटिव भी प्राप्त होती है, आप इससे परेशान मत होइए। धारा पॉजिटिव भी आ सकती है और धारा निगेटिव भी आ सकती है। और इसके बाद जो तीसरा प्रतिरोध है 5 ओम, इसमें धारा कितनी आती I1 + I2 आती है। तो लिखेंगे 5 ओम में धारा कितनी है I1 प्लस में I2 है। I1 का मान कितना है 8/19 है और I2 का मान -3/19 है।
8 में 3 घटा लेंगे, 5 बटे कितना आ जाएगा 19 एम्पियर। ये 5 ओम में धारा आ गई। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रतिरोध तार में बहने वाली धारा को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो आज इस वीडियो में आपको ये 2 न्यूमेरिकल करा दिए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन न्यूमेरिकल को समझ लेंगे तो आगे के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। यदि आपको और भी न्यूमेरिकल सीखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों के लिए और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।